Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. वेलकम टू माई चैनल इजी मेडिकल बाय डॉक्टर लारे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रोक। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें ताकि इस तरह आगे आने वाली वीडियोस इजीली आप तक पहुंच सकें। स्ट्रोक स्ट्रोक में बेसिकली जो मेनली इफ़ेक्टेड ऑर्गन है वो है ब्रेन, लेकिन ये हमारे बॉडी के और सिस्टम्स को भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, अब अगर हम स्ट्रोक को देखें तो स्ट्रोक 5th लीडिंग कॉज है डेथ की, स्पेसिफिकली इन यूएस। अब स्ट्रोक में बेसिकली होता क्या है, स्ट्रोक में हमारे जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है जो थ्रू कैरोटिड आर्टरीज़ होती है, या तो उसमें कोई इंटरप्शन आ जाती है यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, या फिर जो ब्रेन की आर्टरीज़ हैं वो रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ को ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं मिलती। और जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती तो ब्रेन के वो एरियाज़ जो हैं वो डैमेज होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और ऐसी कंडीशन को हम ब्रेन अटैक भी बोलते हैं। ये एक मेडिकल एमरजेंसी कंडीशन होती है और इसकी फौरी तौर पर अगर किसी में आप ये सिम्टम्स देखें इसके जो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो फौरी तौर पर ऐसे पर्सन को जो है वो जल्द अज जल्द ट्रीटमेंट दी जाती है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अगर हम स्ट्रोक के टाइप्स की बात करें तो डिपेंड करता है कि किस वजह से स्ट्रोक हुआ है। क्या क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से ब्लड सप्लाई ब्रेन की इंटरप्ट हुई है, या फिर ब्रेन की कोई आर्टरी जो है उसकी डिस्ट्रप्शन हो गई है, वो रप्चर कर गई है। तो इस बेसिस पे 3 बेसिक टाइप्स हमारे पास स्ट्रोक की आती है। एक है इस्कीमिक स्ट्रोक, सेकेंड है हेमोरेजिक स्ट्रोक एंड थर्ड पे आ जाता है ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। जो फर्स्ट कैटेगरी जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं, ये सबसे कॉमन स्ट्रोक होता है। तकरीबन 85% ऑफ पॉपुलेशन में यही टाइप ऑफ स्ट्रोक जो है वो ज़्यादा होता है। अब इसमें रीज़न क्या है, इसमें बेसिकली ब्लड को सप्लाई करने वाली जो ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है, वहाँ पर क्लॉट बन जाता है, वो नैरो हो जाती है, यानी उसकी स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब मोस्टली ये क्लॉट क्यों बनता है, क्योंकि जो फैटी डिपॉजिट होता है ब्लड के अंदर, जो फैट्स होते हैं, एक्स्ट्रा फैट जो फैटी डिपॉजिट होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके आर्टरी के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर प्लाग बन जाता है, जो कि क्या करता है, ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब करता है, ब्रेन पे की तरफ ब्लड को रोकता है, रुकावट बनता है, ब्रेन को प्रॉपर ब्लड जो है वो सप्लाई नहीं होती। इस्कीमिक स्ट्रोक जो है इसके आगे फर्दर 2 बेसिक टाइप्स हैं, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक एंड एम्बॉलिक स्ट्रोक। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि थ्रोम्बस एंड एम्बोलिस क्या होता है। ठीक है, फर्स्टली थ्रोम्बस क्या होता है, अगर कोई क्लॉट जो है वो लोकलाइज्ड है, अपनी जगह पर है, वो मूव करके अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, अपनी ही जगह पर मौजूद है, उसको हम थ्रोम्बस बोलते हैं। लेकिन अगर क्लॉट जो है वो किसी और एरिया से मूव करके वहाँ से डिटेच होके किसी और जगह पर आ जाता है, जैसे अगर कोई क्लॉट लंग्स में है या हार्ट में है, वो वहाँ से डिटेच हो के ब्रेन में आ जाता है और वहाँ की सप्लाई को इंटरप्ट करता है, तो वो एम्बोलिस कहलाएगा। जो थ्रोम्बस की वजह से स्ट्रोक होगा उसको हम थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक कहेंगे। इस तरह का जो स्ट्रोक है वो ओल्डर जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ज़्यादा कॉमन होता है। स्पेसिफिकली ये वाला जो थ्रोम्बस है इसकी फॉर्मेशन क्यों होती है, हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक लेने की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी वही फैटी डिपॉजिट्स हो जाते हैं आर्टरीज़ के अंदर। इसके अलावा डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट, उनके अंदर भी ये कॉमन होता है। ठीक है, अब जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर कॉमन होने की वजह ये है, आपको पता है कि जिन्हें डायबिटीज़ होता है उनके अंदर ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है अगर तो वो ज़्यादा हो जाए तो वो जो ग्लूकोज उनके ब्लड के अंदर होती है फिर वो जो है वो फैट्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है और वो फैट्स आर्टरीज में जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर प्लाक फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन कर देते हैं। इस वजह से डायबिटिक पेशेंट के अंदर ये स्ट्रोक कॉमन है। इसी तरह से जो एम्बोलिस की वजह से उसको हम एम्बोलिटिक स्ट्रोक बोलते हैं और जो है वो क्या करता है, वो क्लॉट बना देता है, वो एम्बोलिस किसी और जगह से हार्ट या लंग से ट्रैवल करके ब्रेन में आता है और वहाँ पर उसकी सप्लाई को डिस्टर्ब करता है। सेकेंड टाइप आ जाती है हेमोरेजिक स्ट्रोक।
हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या रीज़न होती है कि आर्टरीज़ रप्चर कर जाती हैं, आर्टरीज़ की बर्स्टिंग हो जाती है, फट जाती हैं आर्टरीज़, ठीक है। और वो जो सारा ब्लड है वो ब्रेन में रसना शुरू हो जाता है, वहाँ पर फिर उसके क्लॉट्स भी बन जाते हैं कभी कभार। इस तरह से वो ब्रेन के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। अब ये रप्चर किस किस वजह से हो सकता है? हाइपरटेंशन की वजह से, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, या ब्रेन में कोई ट्रोमा होने की वजह से, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रोमा हो गया, ब्लड थिनिंग, कोई मेडिकेशंस ज़्यादा यूज़ कर रहा है, सच एज एस्पिरिन का कोई ज़्यादा इंटेक कर रहा है तो ब्लड थिनर्स की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा एन्यूरिज्म वो कंडीशन होती है जिसमें आर्टरीज जो है वो वीक हो जाती है, उसकी वॉल बहुत ज़्यादा, और वीक होने की वजह से वो एक बल्ज बना देती है, ठीक है। तो वो उसके रप्चर होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। हेमोरेजिक स्ट्रोक की भी टाइप आ जाती हैं हमारे पास, जिसमें पहली टाइप है सब एरेकेनॉइड हेमरेज। ये वो हेमरेज होता है जिसमें जो रप्चर जब आर्टरी होती है तो ब्लड की एक्यूमुलेशन आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, स्कल और ब्रेन के दरमियान होती है, ठीक है, जैसे कि डायग्राम में भी विजिबल है। तो अगर इस तरह का रप्चर हो तो इसको हम बोलेंगे सब एरेकेनॉइड हेमरेज। दूसरी जो टाइप आ जाती है वो है इंट्रासेरिब्रल हेमरेज। इसमें क्या होता है, इसमें जो आर्टरी रप्चर होती है वो विद इन द ब्रेन होती है। इंट्रासेरिब्रल यानी विद इन द ब्रेन ही जो है वो क्या हो रही है, ब्लड की पूलिंग हो रही है, उसकी एक्यूमुलेशन हो रही है। तो अगर विद इन द ब्रेन हो रही है तो इस तरह की टाइप को हम इंट्रासेरिब्रल हेमरेज बोलते हैं। अब आ जाती है स्ट्रोक की थर्ड टाइप, जिसे हम ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं। इसको हम मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रोक की तरह की ही सिमिलर सिम्टम्स आती हैं और ब्लॉकेज हो जाती है आर्टरी की, या ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन जो है वो इंटरप्ट होती है, लेकिन जो है वो टाइम ड्यूरेशन जो सिम्टम्स का होता है वो कम होता है। यानी कि विद इन फ्यू मिनट्स के लिए पर्सन को अटैक होता है और उसके बाद वो अटैक जो है वो वापस चला जाता है। तो इसको हम ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं। जिस पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स आती हैं उसको ख़तरा होता है कि उसको आगे स्ट्रोक हो सकता है, इस वजह से वो अलर्ट हो जाए और जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको लेना स्टार्ट कर दे और अपने जो फिजिशियन है उसको विज़िट करे जल्द अज जल्द। अब हम देखते हैं स्ट्रोक के कुछ वार्निंग साइंस को, जिनको हम फास्ट वर्ड के थ्रू जो है वो याद रख सकते हैं। इसमें F स्टैंड्स फॉर फेस ड्रूपिंग। जैसे ही पेशेंट को स्ट्रोक का अटैक, जिसको हम फालिज भी बोलते हैं, स्ट्रोक का अटैक होता है तो उसका जो इफेक्टेड साइड होती है वहाँ का फेस ड्रॉप कर जाता है, लटक जाता है, ठीक है। यानी आप पेशेंट को जब स्माइल करने को कहेंगे तो वो स्माइल नहीं कर पाएगा, ठीक है। A स्टैंड्स फॉर आर्म वीकनेस, यानी जो इफेक्टेड साइड का जो उसका अपर लिम्ब होगा वो बिल्कुल वीक हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा। आप पेशेंट को दोनों हाथ उठाने को कहेंगे तो वो एक साइड का हाथ तो उठा लेगा, लेकिन जो इफेक्टेड साइड होगी वहाँ का हाथ वो नहीं उठा पाएगा। S स्टैंड फॉर स्पीच डिफ़िकल्टी, ठीक है। आप उसको कोई सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस बोल के रिपीट करने को कहेंगे, पेशेंट एबल नहीं होगा कि वो उसको रिपीट कर सके। देन T स्टैंड्स फॉर टाइम टू कॉल। जैसे ही आप ये सिम्टम्स देखते हैं, वार्निंग साइंस किसी भी पेशेंट के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर देखते हैं, तो ये टाइम है कि फ़ौरन से पहले आप जो है वो एम्बुलेंस कॉल करें, फ़ौरन से पहले उसको हॉस्पिटल पेशेंट को शिफ्ट किया जाए ताकि टाइमली ट्रीटमेंट मिलने की वजह से उसकी जान बच सके। यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके होने की वजह से स्ट्रोक के होने का चांस मज़ीद बढ़ सकता है, जिसमें ओबेसिटी आ जाती है, मोटापा। आपको पता है मोटापा वैसे ही बहुत सी बीमारियों की जड़ होता है, ठीक है, और इसको एक बीमारी ही कंसीडर किया जाता है। लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो बज़ाहिर अच्छा लग सकता है, लेकिन इंसान बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है अगर वो एक्टिव नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास हाई ब्लड प्रेशर, वही हाइपरटेंशन की वजह से हेमरेज हो सकता है, जैसे हमने पहले बात की। जो आपके पास है कि आर्टरी रप्चर कर सकती है बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से। देन हाई कोलेस्ट्रॉल, वही कोलेस्ट्रॉल क्लॉट बना सकता है, प्लाक बना सकता है, ठीक है। देन उसके बाद एंडोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़, वही हार्ट में अगर कोई एम्बोलस है, कोई क्लॉट है, वो भी ट्रैवल करके ब्रेन तक जो है वो पहुंच सकता है। डायबिटिक पेशेंट आपके पास आ जाते हैं। देन स्मोकिंग इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। हमें पता है कि जो सिगरेट स्मोक होती है, ठीक है, वो कार्सिनोजेनिक होती है
उसके अंदर कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या निकोटीन हो गई, और ये क्या करते हैं, ये एज अ रिज़ल्ट पर्सन के अंदर जो है जो उसकी आर्टरीज़ हैं उनकी वॉल को वीक कर देता है और उनमें रप्चर के चांसेस को बढ़ा देता है। हैवी अल्कोहल कंजप्शन भी एक रिस्क फैक्टर है। अल्कोहल भी क्या करती है, ज़्यादा अल्कोहल इंटेक की वजह से पर्सन हाइपरटेंसिव हो सकता है, जिससे स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन उसके बाद हमारे पास स्लीप एपनिया, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। स्लीप एपनिया बेसिकली क्या होता है कि पर्सन को जो सोते वक्त है उसको सांस लेने में मुश्किल होती है, ब्रीदिंग उसकी डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर उसकी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है तो ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी के अंदर कम हो जाती है ब्लड के अंदर, और यही अगर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन ब्लड उसके ब्रेन तक पहुँचता है तो अगेन क्या कर सकता है कि वो स्ट्रोक के चांसेस को बढ़ा सकता है, ठीक है। स्लीप एपनिया की वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है एंड स्ट्रोक के बाद भी स्लीप एपनिया हो सकता है। सो ये कुछ फ्यू रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर स्ट्रोक। उसके बाद डायग्नोसिस आ जाता है। जब भी हम ये सिम्टम्स देखते हैं तो हम कैसे मज़ीद एक्यूरेट डायग्नोस कर सकते हैं, तो उसके लिए सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन आपके पास आ जाते हैं, जिसमें आप डिटेल्ड इमेजेस आपके पास ब्रेन की आ जाती हैं और आप इजीली लोकलाइज्ड कर सकता है कोई भी फिजिशियन कि कौन सा एरिया ऑफ ब्रेन जो है वो इफेक्टेड है और उसके पीछे अंडरलाइन कॉज क्या है। देन फिज़िकल एग्जामिनेशन, कि वही जो हमने फास्ट में पढ़ा, उसकी फेस ड्रॉपिंग होगी, आर्म के अंदर वीकनेस होगी, ठीक है। तो इस तरह से स्पीच में डिफ़िकल्टी भी होगी, तो फिज़िकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी पेशेंट की कंडीशन को जज किया जा सकता है। ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, उसके अंदर आप देख लेते हैं कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स तो ज़्यादा नहीं है या शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास कैरोटिड अल्ट्रासाउंड आ जाता है, साउंड वेव्स इसके अंदर यूज़ करते हैं, और हमारे पास आर्टरी जो है उसकी डिटेल्ड स्टडी होती है कि किस लेवल पर जो ब्रेन की आर्टरी है वहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है। हमें पता है कि ब्रेन को सप्लाई करने वाली कौन। इसके अलावा हमारे पास सेरिब्रल एंजियोग्राम के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल इंसिजन देते हैं यूजुअली ग्रोइन के एरिया से, एंड देन उसके थ्रू एक थिन लॉन्ग फ्लेक्सिबल जो कैथेटर है वो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसको ब्रेन तक लेकर आते हैं, और एक्सरेज के थ्रू जो है वो क्या करते हैं कि विजुअलाइज करते हैं आर्टरी को, वहाँ कहाँ पर क्लॉट जो है वो लोकेटेड है। देन इकोकार्डियोग्राम आ जाता है, जिसके थ्रू हेल्थ कंडीशन को चेक करते हैं कि रीज़न पीछे हेल्थ जो हार्ट की हेल्थ है वो रीज़न तो नहीं है स्ट्रोक के पीछे। पेशेंट की प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, जिसमें उसको ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, ठीक है। अगर क्लॉट है कि वो डिज़ोल्व हो जाए, क्लॉट बस्टर्स दिए जाते हैं, एंटी कोगुलेंट, एंटी हाइपरटेंसिव्स, इट डिपेंड्स के रीज़न क्या है, रूट कॉज क्या है फॉर द स्ट्रोक। फिर अगर पेशेंट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीवियर है और वो मेडिकेशन से ट्रीट नहीं हो सकता तो सर्जरी की तरफ जाते हैं, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं सर्जरीज़ की भी, जैसे एंडोवास्कुलर रिपेयर हो गया। इसमें भी वही कैथेटर के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, क्लॉट है या जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। देन एन्यूरिज्म क्लिपिंग, एन्यूरिज्म वही कि आर्टरी की वॉल वीक होकर अगर उसका बल्ज बन जाता है तो जहाँ पर उस बल्ज की बेस होती है वहाँ पर एक क्लिप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, उसकी बेस पर एक क्लिप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं ताकि फ़र्दर जो है वो क्या हो कि वहाँ पर जो ब्लड है वो ना रिसे और आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो बल्ज है वो श्रिंक हो जाए। देन एट्रियोवीनस मैलफॉर्मेशन सर्जरी, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो सर्जन होता है वो पार्ट ऑफ द स्कल को पूरा इंसाइज करता है, ठीक है। फिर वो हाई माइक्रोस्कोप के थ्रू विजुअलाइज करता है कि कहाँ पर डिफेक्ट है, क्या रीज़न है, और उस लिहाज से फिर रिपेयरिंग, क्लिपिंग, जो प्रोसीजर आगे फर्दर यूज़ करना होता है वो किया जाता है, ठीक है। एक दफ़ा पेशेंट की सर्जरी हो जाए साथ साथ उसकी थेरेपीज़ भी जो है वो साइड बाय साइड चल रही होती हैं, जिसमें स्पीच थेरेपी आ जाती है। जैसे हमने सिम्टम्स में देखा कि पर्सन को बोलने में डिफ़िकल्टी होती है तो स्पीच थेरेपिस्ट इस तरह से हेल्प आउट करते हैं कि वो दोबारा से नॉर्मल तरीके से बातचीत कर सके, कम्युनिकेट कर सके। देन फिज़िकल थेरेपिस्ट आ जाते हैं जो कि उसकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, रेंज ऑफ मोशन को दोबारा से गेन करवाते हैं, और उनका एक पूरा रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल होता है। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो कि पेशेंट को बैक टू देयर नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आते हैं, उनका खाना पीना कैसे करना है, ड्रेसिंग कैसे, वॉशिंग कैसे करनी है, ये सारी उनको ट्रेन किया जाता है।
तो स्ट्रोक की ट्रीटमेंट के लिए जो है वो एक पूरी केयर टीम होती है जो सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो एक पेशेंट जो है वो ट्रीट होता है जिसमें उनका जनरल फिजिशियन है, नर्स है जो कि उसकी टेक केयर करेगी, मेडिकेशंस का ख्याल रखेगी, जिसमें फार्मासिस्ट हैं जो उनको प्रॉपर और अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं क्योंकि ये ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो अपना रोल प्ले करेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया उनका रोल, देन उसके बाद मेडिकल सोशल वर्कर्स एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो पेशेंट को दोबारा से उसकी सोशल लाइफ में किस तरह से उसने दोबारा से इन होना है इससे रिलेटेड उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, स्पीच थेरेपिस्ट आ जाते हैं जो स्पीच में उसकी हेल्प आउट करेंगे, प्रॉपर कैसे बोलना है जो हमने अभी डिस्कस किया, देन उसके बाद डाइटेटिक्स यानी डाइटिशियंस आ जाते हैं जो बताएंगे एक अप्रोप्रिएट डाइट प्लान बना कर देंगे, ठीक है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल इनटेक ना हो, अल्कोहल इनटेक ना हो। तो इस तरह से जब एक पूरी टीम मिलकर काम करती है तो एक स्ट्रोक का पेशेंट जो है वो ट्रीट होता है। तो ये एक मिथ है कि स्ट्रोक के बाद पेशेंट ट्रीट नहीं होता या नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ में वापस नहीं आ सकता। अगर उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दी जाए और टाइमली ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए तो वो जो है वो ज़रूर अपनी एक्टिविटीज़, अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जो है वो आ सकता है। ठीक है, प्रिवेंशन क्या हो सकती है, क्या क्या स्टेप्स हैं स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए, वही सारी चीज़ें कि ब्लड प्रेशर जो है वो अपना चेक करे पेशेंट और उसको हाई ना होने दे ज़्यादा, अपनी डाइट को हेल्दी रखे, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल इनटेक, शुगर इनटेक मत करे, हेल्दी वेट मेंटेन रखे, ओबीज़ ना हो, फिज़िकली अपने आप को एक्टिव रखे, स्मोकिंग ना करे, क्यों ना करे इसकी रीज़न हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से अल्कोहल कंजप्शन ना करे, ठीक है, वो भी क्यों ना करे वो भी हम वीडियो के स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन सारे रिस्क फैक्टर्स से अपने आप को प्रिवेंट करें। थैंक यू सो मच, होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और स्ट्रोक क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं, वो सब कुछ आपको समझ आया होगा। अगेन अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।